नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे लोकसभा सत्र और बजट सत्र की कि बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में है, सत्ता पक्ष भी तैयारी में है कि बजट सत्र को ठीक ढंग से निकाल दिया जाए, सदन में कार्य व्यापार हो, यानी विधायी कार्य व्यापार जो सदन में होते हैं वो हो, ठीक ठाक ढंग से बजट सत्र निकल जाए। तो विपक्ष इस तैयारी में है कि बजट सत्र चूँकि मौके का होता है और सरकार को इसमें मजबूर किया जा सकता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, तो लिहाजा बजट सत्र का इस्तेमाल करो। तो विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है और विपक्ष की बहुत सारी रणनीति सामने भी आ गई है और बात समझ में भी आ रही है कि इस बार बजट सत्र जो है वो सत्ता पक्ष के लिए यानी मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा। यानी आसानी से जो हम पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि बजट सत्र में बहुत आसानी से बजट पेश हो जाता था और बहस हो गई और बजट पास हो गया, इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि शांति से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ कुछ अलग करेंगे क्योंकि इस बार की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार बीजेपी के पास खुद का अपना बहुमत नहीं है। इस बार जो केंद्र की सरकार है वो सहयोगियों के बल पर है। उसमें भी 2 मजबूत सहयोगी हैं, एक नीतीश कुमार और एक अगर आप चले जाएं तो चंद्रबाबू नायडू। ये 2 लोग मजबूत सहयोगी हैं और दोनों लोगों की वजह से सरकार है और इन लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं कि केंद्र में सरकार है तो अब राज्य को सहयोग इनकी तरफ से मिलना चाहिए। तो अब ये समझ में आ रहा है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है और 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। यानी 23 जुलाई को ये बजट पेश होना है। उसके पहले की तैयारी शुरू हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। एक तरफ फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ बजट की तैयारी चल रही है, फिर राजनीतिक दलों को संतुष्ट करने की तैयारी चल रही है और बीजेपी अपने तरफ से तैयारी में लगी हुई है कि जो सहयोगी दल हैं वो सभी संतुष्ट रहें। तो यहाँ विपक्ष की बात तो बिल्कुल अलग है। विपक्ष क्या करेगा, फिर विपक्ष को कैसे संतुष्ट सत्ता पक्ष के लोग करेंगे या बीजेपी कैसे करेगी, वो तो बिल्कुल अलग कहानी है, अलग परिस्थिति है। यहाँ सत्ता पक्ष के सामने ही एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है, बीजेपी के सामने चुनौती है। वो ये चुनौती है एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है। अभी चंद्रबाबू नायडू आए और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, फिर केंद्र के तमाम मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, बजट के पहले उन्होंने मुलाकात की है और जो जानकारी है कि बहुत सारी प्रपोजल और मांग वो प्रधानमंत्री के सामने रख कर चले गए हैं अपने राज्य के लिए कि भाई उन्हें अब केंद्र में सरकार है और वो सहयोगी हैं, लिहाजा अब उनके राज्य को सहयोग किया जाए और बड़े बड़े पैकेज की उन्होंने मांग की है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि सरकार बनने के पहले ही जेडीयू की तरफ से कई बयान आ गए थे और अब बिहार के लोग भी अब उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और उस राजनीति में आरजेडी की तरफ से बयान देकर के तड़का लगा दिया जा रहा है कि भाई अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। यानी बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एनडीए में शामिल है जेडीयू। तो अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, बिहार को आर्थिक पैकेज भी बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो बदहाली है, बिहार में जो विकास की गाड़ी रुकी हुई है, वो विकास की गाड़ी आगे चल सके। तो अब जेडीयू उम्मीद लगाकर बैठी है, बिहार के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांग रख दी है, अपना पैकेज रख दिया है कि भाई उनको दिया जाना चाहिए। ये 2 तो सहयोगी दलों की बात है, ये दोनों चुनौती है कि अब इन लोगों की कितनी मांग मानी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर इन लोगों की मांग नहीं मानी गई या मान भी ली गई या कुछ चीज़ें अगर छूट गई, अगर ये असंतुष्ट हो गए या नाराज हो गए तो उस नाराज़गी का क्या होगा, उस नाराज़गी का क्या असर होगा आप अच्छी तरह समझते हैं। वो ये होगा कि केंद्र सरकार की सेहत पे उसका असर पड़ जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों प्रसन्न हैं। लेकिन सवाल है कि प्रसन्न तब तक ही है जब तक कि बजट नहीं पेश हो रहा है। जानकारों का ये कहना है कि बजट पेश होने के बाद जब वो लोग देख लेंगे कि बिहार को क्या मिला, आंध्रा को क्या मिला, उसके बाद दोनों लोगों का रुख सामने आएगा और अगर अच्छे से हो गया सब कुछ तब तो ठीक ठाक है, नहीं तो फिर केंद्र की राजनीति में खिटपिट शुरू। यानी अगर चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट हो गए, उनको जो जितने पैकेज की उन्होंने मांग की, अगर वो पैकेज नहीं मिला
तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो शांत बैठेंगे, क्या वो अपनी बात नहीं रखेंगे, क्या नीतीश कुमार शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी से ही विशेष राज्य की बात हो रही है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दो। हालांकि ये मांग बहुत पुरानी है, जब भी केंद्र में सरकार बदलती है या नए सरकार का गठन होता है तो ये मांग बिहार की तरफ से आ जाता है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। हालांकि बिहार का जो राजनीतिक परिस्थिति है और बिहार के जो नेता हैं वो बिहार की बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं कि बिहार की जो आर्थिक बदहाली है, जो विकास की गाड़ी वहाँ पर रुकी हुई है, वहाँ की राजनीति और वहाँ के नेताओं की वजह से ज़्यादा है, वहाँ के लोगों की वजह से बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन अब लोगों को उम्मीद बिहार में हो गई। अब ये इतना बड़ा दबाव केंद्र सरकार के ऊपर है कि पूरे बिहार के लोगों को उम्मीद है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला तो राज्य का कल्याण हो जाएगा। वो बहुत दिनों बाद उनकी चंद्रबाबू नायडू सत्ता में उनका कि अगर बड़ा पैकेज लेकर चले गए तो फिर आगे की राजनीति का रास्ता आसान हो जाएगा। तो इन दोनों सहयोगियों को संतुष्ट करना, मुझे ऐसा लगता है कि एक ये मोदी सरकार के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर होंगे। ये तो हो गई सहयोगियों की बात। मैं अब यहाँ उड़ीसा की बात बता दूं कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है और बहुमत के साथ सरकार बनी है। अब उड़ीसा के लोगों में ये उम्मीद आ गई है कि अब डबल इंजन की सरकार है, यानी उड़ीसा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। उड़ीसा भी आर्थिक मामले में बिहार की तरह ही है और वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मांग है। तो अब बीजेपी उड़ीसा को कितना संतुष्ट कर पाती है। हालांकि चूंकि वहाँ उनका ही मुख्यमंत्री है, उनके ही लोग मंत्री हैं, तो वो आकर के सार्वजनिक तौर पर तो कोई बयान देंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, आकर कहेंगे नहीं। हालांकि जरूर वो मुलाकात करके एक जो सैद्धांतिक तौर पर मांग रखी जाती है वित्त मंत्री के सामने और सरकार के सामने, वहाँ का मुख्यमंत्री जरूर अपनी मांग रखेगा। लेकिन वो मांग रखे न रखे, सार्वजनिक तौर पर बयान दे न दे, मुझे ऐसा लगता है कि जो दबाव चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से है, उसी तरीके का दबाव उड़ीसा की तरफ से भी है कि उड़ीसा में अगर सरकार बने, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें विधानसभा चुनाव के दरमियान कही गई थी कि अगर डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो फिर उड़ीसा की विकास की गाड़ी 100 के रफ्तार से ज़्यादा तेज दौड़ेगी। तो अब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अब देखना है कि अब उड़ीसा की गाड़ी कितने रफ्तार में दौड़ती है, क्योंकि चुनाव के दरमियान जो भी कमी वहाँ पर थी उसके लिए सीधे तौर पर नवीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया था। कहा गया था कि बीजेडी की जो सरकार है उड़ीसा के विकास को अवरुद्ध कर दी है और उड़ीसा के विकास की गाड़ी को रोक दिया गया है। उड़ीसा एक जंग खाता हुआ मशीन बन गया है, वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से की गई, जो मैं उसका गवाह हूँ कि कई सारी प्रधानमंत्री की खुद की रैली थी या बीजेपी नेता जब वहाँ जाते थे तो ये हमला करते थे कि उड़ीसा का विकास तो खत्म है, हमारी सरकार बनेगी तो साहब हम तो यहाँ 4 चांद लगा देंगे। तो अब सवाल है कि वो 4 चांद लगेगा तो कैसे लगेगा। वो 4 चांद इसी तरीके से लग सकता है कि उड़ीसा के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणा हो, परियोजनाएं वहाँ पे लाई जाएं, उसके लिए अलग से योजना की घोषणा की जाए, उसके लिए पैकेज का ऐलान किया जाए, एक बड़ा पैकेज उड़ीसा को दिया जाए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उड़ीसा में काफ़ी गरीबी है और पिछड़ा हुआ राज्य है, तो उसको सहयोग की आवश्यकता भी है। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने आपके सामने रखा कि बजट सत्र, चूँकि 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, अभी सिर्फ विशेष सत्र हुआ है और विशेष सत्र में तो सिर्फ शपथ और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और फिर प्रधानमंत्री का उस पर जवाब होता है। लेकिन उसके बाद जो बजट सत्र आता है वो सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और ये तो तीसरी बार सरकार बनी है तो इनके सामने बहुत ज़्यादा चुनौती है कि सबको इनको संतुष्ट करना है। तो चंद्रबाबू नायडू को संतुष्ट करना, नीतीश कुमार को संतुष्ट करना, अन्य दूसरे राज्यों को संतुष्ट करना, जिन राज्यों में आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ संतुष्ट करना, उसके साथ साथ अपने ही राज्य उड़ीसा को संतुष्ट करना। यानी सबके कसौटी पे इस बार बजट सत्र को खरा उतरना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को खरा उतरना पड़ेगा। अगर सभी जगहों के लोग संतुष्ट रहे तब माना जाएगा कि बजट सत्र सही ढंग से निकल गया। तो ये लोकसभा का बजट सत्र होगा, ये निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए चुनौतियों वाला होगा, चुनौती भरा होगा, क्योंकि सिर्फ अपने सहयोगी दलों को नहीं, अपने भी राज्यों को उन्हें संतुष्ट करना होगा, चुनावी राज्य को भी संतुष्ट करना होगा। और विपक्ष अपनी तैयारी में है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति के माध्यम से विपक्ष इस बार सरकार को दबाने की पूरी
तैयारी में है, क्योंकि 10 वर्षों में लोक लेखा समिति की बहुत कम रिपोर्ट आई तो मनमाने ढंग से बहस होकर वो पास हो गई, या कई बार तो रिपोर्ट को लेकर के ही बहस होती रह गई। लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष के पास ताकत बहुत ज़्यादा है और विपक्ष के पास ही लोक लेखा समिति जाता है, उसका अध्यक्ष वही विपक्ष का ही होता है, तो एक अलग वो कहानी होगी। लेकिन बजट सत्र इस बार बहुत ही रोचक होगा। देखने वाली बात बजट सत्र में होगी कि क्या क्या कुछ सरकार की तरफ से इस बार होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर भी बजट पे दिखाई देगा, क्योंकि फिर से लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जाएगी और लोगों से ज़्यादा सहयोगियों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सरकार के ऊपर कहीं कोई आँच ना आए। चलिए तो फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई राजनीतिक चर्चा के साथ।